हेलो दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर से हमने इंडियन आईटी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के कवरेज को बड़ी कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में बांटना शुरू कर दिया था। आखिरकार एक ही इंडस्ट्री में होने के बावजूद दोनों सेट्स की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि इंडिया की मिड कैप आईटी फर्म्स अपने बड़े राइवल्स को पीछे छोड़ रही थी। थीसिस ये था कि छोटी और निम्बल कंपनीज एआई का इस्तेमाल करके वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जीत सकती हैं, जो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी फर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल ड्रैग के कारण इतनी तेजी से कैप्चर नहीं कर पा रही थी। फाइनेंशियल ईयर 26 के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स ने इस बात को और पक्का कर दिया था, और फोर्थ क्वार्टर ने भी वैसा ही किया, जहां एआई का असर और ज्यादा साफ दिखने लगा। आज के इस वीडियो में हम 3 मिड कैप कंपनीज को देखेंगे: परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले हम इन कंपनीज के नंबर्स देखेंगे, फिर हम इन कंपनीज में डोमेन स्पेशलाइजेशन का इम्पैक्ट देखेंगे, हम एआई के कारण इन कंपनीज के प्राइसिंग में चेंज भी देखेंगे, एंड में हम इन कंपनीज के डाइवर्सिफिकेशन अटेम्प्ट्स को भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल फोर्सेस को समझने के पहले चलिए नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ध्यान दें कि सारे ग्रोथ फिगर्स डॉलर टर्म्स में हैं। परसिस्टेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 का एंड 1.65 बिलियन डॉलर्स या लगभग 14,800 करोड़ रुपीस के एनुअल रेवेन्यू के साथ किया, जो ईयर ऑन ईयर 17.4% की ग्रोथ है। इसने अकेले Q4 में 436 मिलियन डॉलर्स या लगभग 4,056 करोड़ रुपीस डिलीवर किए, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर से 16% ज्यादा था। ये इसका लगातार 24th क्वार्टर है जहां सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखी है। ईबिट मार्जिन्स इस क्वार्टर 16.3% रहे, जबकि पूरे साल का ईबिट 15.6% पर सेटल हुआ। इस बीच कोफोर्ज का Q4 रेवेन्यू 489 मिलियन डॉलर्स या लगभग 4,450 करोड़ रुपीस रहा, जो ईयर ऑन ईयर 21% अप है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इसका टोटल रेवेन्यू 1.87 बिलियन डॉलर्स या लगभग 16,400 करोड़ रुपीस था, जो पिछले साल से 29.2% ज्यादा था। इसका ईबिट Q4 में 16.6% तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा क्वार्टरली मार्जिन है। इस क्वार्टर उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दुगने से भी ज्यादा हो गया है। केपीआईटी एक ऑटोमोटिव फोकस्ड आईटी सर्विसेज फर्म है। इसने Q4 में 185 मिलियन डॉलर्स या लगभग 1,711 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो रेवेन्यू के हिसाब से इसका सबसे अच्छा क्वार्टर है। ये ईयर ऑन ईयर 12% बढ़ा। एबिटा मार्जिन्स 20.6% पर मेंटेन रहे, हालांकि पूरे साल की कंडीशन थोड़ी वीक थी। टोटल फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में सिर्फ 4.8% ईयर ऑन ईयर बढ़कर लगभग 725 मिलियन डॉलर्स या लगभग 6,455 करोड़ रुपीस रहा। उनका नेट प्रॉफिट भी 33% गिरा, लेकिन ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं, बल्कि करेंसी डेप्रिसिएशन और नॉन कोर इनकम के नुकसान की वजह से। डोमेन स्पेशलाइजेशन इस सेक्टर का सबसे बड़ा मोट हो सकता है जब एआई इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये इंडियन आईटी के पुराने बिजनेस मॉडल को खत्म करने वाले एआई का जवाब हो सकता है। इस क्वार्टर वही सेंटिमेंट कोफोर्ज ने भी और साफ तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि एआई की एज में वो 6 मोड्स देखते हैं: डोमेन स्पेशलाइजेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप्स, ह्यूमन एआई एजेंट फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी एट स्केल, एक स्केलेबल एआई प्लेटफॉर्म और एक एआई एनेबल्ड वर्कफोर्स। लेकिन डोमेन की गहराई ही वो एंकर है जिसके चारों तरफ बाकी मोड्स घूमते हैं। इसका लॉजिक सिंपल है। जेनरिक एआई स्किल्स जो हर जगह काम आए वो आसानी से कमोडिटाइज या सस्ती हो जाती है, लेकिन एंटरप्राइज कंटेक्स्ट के साथ एलएलएम्स का इस्तेमाल समझना बिजनेस आउटकम्स बढ़ाने में बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। जैसे परसिस्टेंट का 26% रेवेन्यू हेल्थ केयर से आता है। अपनी अर्निंग्स कॉल में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक फार्मा क्लाइंट के लिए शुरुआती ड्रग डिस्कवरी को आसान बनाया। उन्होंने क्लाइंट के अलग अलग डेटा सेट्स को डेटा के एक नॉलेज ग्राफ में बदला और फिर ओपनएआई के जीपीटी मॉडल्स को उस स्ट्रक्चर्ड डेटा पर ट्रेन किया। और इसका फायदा क्या होता है? देखो, ड्रग डिस्कवरी एक बहुत अनसर्टेन बिजनेस है, क्योंकि ह्यूमन बायोलॉजी बेहद कॉम्प्लेक्स है। एक मॉलिक्यूल जो रिसर्च में अच्छा लगता है वो बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हो सकता है। रिसर्चर्स को बहुत सारे बिखरे हुए डेटा के बीच रास्ता ढूंढना होता है। वहाँ परसिस्टेंट जैसी कंपनी काम आती है, जो क्लाइंट के लिए एक सेकंड ब्रेन तैयार करती है, जहां वो एलएलएम से सवाल पूछकर सही जवाब पा सकते हैं। इससे परसिस्टेंट अपना खुद का प्रोप्राइटरी एआई प्लेटफॉर्म भी बना रहा है, जो वो दूसरे क्लाइंट्स को बेच भी सकता है। उसी तरह केपीआईटी के पास बीकन नाम का एक आईपी है, जो एक एआई हार्नेस का काम करता है। उनका मानना है कि भले ही एआई कोड जनरेशन को तेज कर दे, लेकिन 10 गुना ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब है 10 गुना ज्यादा इंटीग्रेशन बॉटलनेक्स। साथ ही केपीआईटी का काम कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, जो एक बिल्कुल अलग लेवल का काम है। बीकन को खास तौर पर डिजिटल कॉकपिट्स के लिए डिफेक्ट सॉल्व करने के लिए बनाया गया है।
कोफोर्ज ट्रैवल आईटी सर्विसेज में लीडर है। इसके पास डिसीजनिंग एटलस नाम का प्रोडक्ट है। ये एक नॉलेज ग्राफ लेयर है जो डोमेन स्पेसिफिक रीजनिंग चेन्स को एनफोर्स करता है। ये किसी जेनेरिक एलएलएम को हलूसिनेट करने से रोकता है, क्योंकि ये उन रूल्स और कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करता है जिनके अंडर एक एयरपोर्ट या एयरलाइन चलती है। हम सब जानते हैं कि एआई अब हेडकाउंट और मैन पावर के हिसाब से प्राइसिंग को बेकार कर देगा, क्योंकि क्लाइंट्स अब ट्रांसपेरेंट और आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मांगेंगे। बड़ी आईटी कंपनीज के Q4 रिजल्ट्स में हमने देखा कि वो इस बदलाव में कहाँ है, लेकिन मिड कैप कंपनीज इस मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। KPIT के 80% नए कॉन्ट्रैक्ट्स अब फिक्स प्राइस और आउटकम बेस्ड हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में KPIT का 65.4% टोटल रेवेन्यू फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से ही आया, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 57.3% था। ये एक साल में एक बहुत बड़ा चेंज है। इस बीच कोफोर्ज इस ट्रांजिशन को अपने मॉड स्क्वाड के जरिए कर रहा है। ये मॉडल ट्रेडिशनल हेडकाउंट बिलिंग की जगह प्री बिल्ट एआई एजेंट टीम्स के लिए एक फिक्स मंथली सब्सक्रिप्शन लेता है, जहां क्लाइंट रिजल्ट के लिए पे करते हैं, वर्क आवर्स के लिए नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एआई शॉर्ट टर्म में इनके बिजनेसेस को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? ऐसा 3 कारणों से हो सकता है। पहला, ये इनके पुराने रेवेन्यू को कम करता है। दूसरा, क्लाइंट्स कम कीमत मांगते हैं। और तीसरा, कंपटीशन की वजह से प्राइसेस और गिरते हैं। इन कंपनीज के रिजल्ट्स कुछ और ही कहते हैं। कोफोर्ज के सीईओ सुधीर सिंह का कहना है कि भले ही एआई जनरेटेड कोड बनाना सस्ता है, लेकिन इसे ओन करना, सिक्योर करना और मेंटेन करना महंगा है। जो प्लेयर्स डोमेन डेप्थ और टेक्निकल कैपेबिलिटी को मिलाते हैं, उनके लिए एआई एक बहुत बड़ा रिकरिंग मैनेज सर्विस लेयर पैदा करता है, जो पहले नहीं था। परसिस्टेंट के सीईओ संदीप कालरा ने भी यही कहा। उन्हें उम्मीद है कि उनका फर्म अपने एआई प्लेटफॉर्म्स के जरिए तेजी से आउटकम्स डिलीवर करेगा और वो स्पीड उन्हें मार्जिन सुधारने में मदद करेगी। कालरा ने साफ कहा कि परसिस्टेंट 100% कॉस्ट सेविंग्स क्लाइंट को वापस देकर रेस टू बॉटम या सबसे सस्ता बनने की रेस में शामिल नहीं होगा। ये बड़ी आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस से बिल्कुल उल्टा है, जिन्होंने माना कि उन पर मार्केट शेयर जीतने के लिए बेनिफिट्स पास ऑन करने का दबाव था। एक और सिग्नल हेडकाउंट नंबर्स में दिखता है। कोफोर्ज के केस में फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के फोर्थ क्वार्टर के बीच उनका रेवेन्यू रुपी टर्म्स में 30% बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट सिर्फ 20% बढ़े। इस गैप का मतलब है कि एआई वो काम कर रहा है जिसके लिए पहले नए लोगों को हायर करना पड़ता था। इतने मजबूत नंबर्स के बावजूद रिस्क्स भी हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन की कमी। परसिस्टेंट और KPIT के लिए एक स्ट्रक्चरल रिस्क है। परसिस्टेंट के टॉप 10 क्लाइंट्स उनके रेवेन्यू का 42% से ज़्यादा हिस्सा हैं। KPIT ने भी माना कि उनकी ग्रोथ का बड़ा हिस्सा सिर्फ 8 ऑटोमेकर से आया। उनके स्ट्रैटेजिक क्लाइंट्स उनके 85% रेवेन्यू को चला रहे हैं। KPIT की सिचुएशन ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उनके 2 बड़े सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स या SDV प्रोग्राम्स अगले साल खत्म हो रहे हैं। अगर वो जारी रहते तो KPIT हर क्वार्टर 4 to 5% की सिक्वेंशियल ग्रोथ और देखता। साथ ही पूरी दुनिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नीचे जा रही है, खास करके यूरोप में। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स ने पूरी इंडस्ट्री के लिए एक टेंशन बनाया है। जैसे कोफोर्ज ने हेजेस पर 140 to 150 करोड़ रुपीस का नुकसान झेला, क्योंकि रुपी डॉलर के मुकाबले गिर गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़े, जिससे स्पिरिट एयरलाइंस जैसी ग्लोबल एयरलाइंस को अपना काम बंद करना पड़ा, जिसने कोफोर्ज के मार्जिन्स पर असर डाला। क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियां अभी भी तेल पर ही चलती हैं, KPIT भी इस क्राइसिस में है। उन्होंने अभी तक क्लाइंट्स का खर्चा कम होते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो कंपनी के लिए ये चिंता का कारण हो सकता है। मिडकैप आईटी बिजनेस अपने बड़े राइवल्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर हालात का फ़ायदा उठा रहा है। उनका सबसे मजबूत डिफेंस उनका डोमेन डेप्थ पर बना प्रोप्राइटरी IP है, जिसे वो बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल ब्लोट के तेजी से लागू कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, जैसे जैसे क्लाइंट्स खुद की AI कैपेबिलिटी बनाएंगे और LLMs और बेहतर होंगे, डोमेन एक्सपर्टीज के नाम पर मिलने वाला प्रीमियम कम हो सकता है। AI मोड अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। KPIT के लिए ये प्रायोरिटी और भी ज़्यादा अर्जेंट है, क्योंकि उन्हें एक ऐसे सेक्टर में रास्ता बनाना है जो ग्लोबली स्ट्रगल कर रहा है। फिर भी AI डिफ्लेशन का उनका जवाब वही है जो हर कंपनी को डिस्ट्रप्शन के वक्त करना चाहिए। इनोवेशन में इन्वेस्ट करो और फिर उस इनोवेशन को तेजी से मार्केट में उतारो। आपको क्या लगता है, AI के कारण इन तीनों कंपनीज पर और कैसा इंपैक्ट पड़ेगा? इनमें से कौन सी कंपनी इस स्पेस में आगे बढ़ेगी और कौन यहाँ स्ट्रगल करेगा? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।